प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संकलन इंग्लिश क्लासेस के इस टॉपिक पर नाउन एंड इट्स फंक्शंस। नाउन और उसके कार्य। नाउन के बारे में पहले ही हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। नाउन के नंबर्स एंड जेंडर्स, इसको डिस्कस किया जा चुका है। आज बात आती है इसके फंक्शंस की। नाउन के फंक्शंस क्या हैं देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो नाउन होता है ये अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें कार्य होते हैं और अपने कार्यों के आधार पर ही इसके केस निर्धारित किए जाते हैं, कारक बनाए गए। कारक जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक आदि, उसी को हमने यहाँ पर केस के रूप में रखा। तो हम पाते हैं कि जो केस हैं इंग्लिश में, कारक हैं, वो मुख्य रूप से आपके 4 नज़र आते हैं। हालांकि कुछ विद्वान 3 केसेस पर भी बात करते हैं। सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट, तीसरा पजेसिव केस यानी कि पजेसिंग द नाउन, नाउन पर अधिकार, अधिकरण कारक, फिर है वोकेटिव केस, संबोधन कारक, वोकेटिव संबोधन। तो इस तरीके से ये 4 आपके कारक आपके सामने होते हैं। 4 कारकों का निर्धारण किया गया है और ये कारकों से ही स्पष्ट होता है कि नाउन का प्रयोग किस तरह किया गया है, किस प्रकार किया गया है। यानी कि कारक से ही हमें स्पष्ट होता है कि नाउन का जो प्रयोग है वो किस रूप में है, और उसी के आधार पर हम इनको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस के रूप में रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब इन्हीं कारकों के आधार पर इसके फंक्शंस की, कार्यों की। तो प्रायः हम पाते हैं कि जो नाउन है मुख्य रूप से 6 कार्य करता है। देखते हैं, सबसे पहला जो इसका कार्य होता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी कि नॉमिनेटिव केस के रूप में। नॉमिनेटिव केस के रूप में आता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखते हैं एग्जाम्पल, माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना पकाती है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 नाउन हैं, एक है सिस्टर और दूसरा है फूड। 2 नाउन हैं, फूड और सिस्टर। अब यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करने वाला जो नाउन है वो है सिस्टर। यानी कि जब नॉमिनेटिव केस हो, यानी कि जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो, तो ऐसे में जो भी नाउन होगा वो वाक्य की जो क्रिया होगी, वर्ब होगी, यानी कि यहाँ पर वर्ब क्या है, कुक्स, इसी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आएगी, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगी। और यदि कोई भी नाउन किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो समझ जाइए कि वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में है। यानी कि यहाँ पर जो माई सिस्टर है ये नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। और इसके बाद अगला हम पॉइंट देखते हैं। और भी यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं, खासकर ऐसे में चाहे वर्ब कैसी भी क्यों न हो, चाहे ट्रांसिटिव वर्ब हो चाहे इनट्रांसिटिव वर्ब हो, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दोनों के साथ हो सकता है, दोनों के साथ होगा। चाहे ट्रांसिटिव वर्ब हो चाहे इनट्रांसिटिव वर्ब हो, यहाँ तक कि चाहे लिंकिंग वर्ब हो चाहे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, उनके साथ कोई न कोई सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन, या अगर नाउन नहीं आ रहा है तो उसके स्थान पर प्रोनाउन आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का कार्य ही होता है नाउन के स्थान पर प्रयोग होना। तो इसलिए जो भी आएगा उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में वो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, और उसे हम नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत ही रखते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को नॉमिनेटिव केस के बारे में स्पष्ट हुआ होगा। नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। एक ये मुख्य कार्य हो गया फंक्शन नाउन का। फिर दूसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर प्रीपोजिशन। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल हमने दोनों दिए हैं आपके लिए। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, कैलाश ईट्स अ बनाना। यहाँ पर भी आपको 2 नाउन मिल रहे हैं, कैलाश और दूसरा नाउन बनाना। ये दोनों नाउन हैं, संज्ञाएं हैं, और ये दोनों अपना अलग अलग कार्य कर रही हैं। यहाँ पर यदि हम कैलाश की बात करें तो कैलाश
के बारे में पता चलेगा कि ये ईट्स का सब्जेक्ट है, यानी कि कैलाश नॉमिनेटिव केस में है। और फिर हम दूसरे नाउन पर बात करते हैं बनाना, तब हमें पता चलेगा कि बनाना जो है ये ईट्स का ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो इस आधार पर जो भी नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, यानी कि उसको हम उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब जब भी कोई नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो उस नाउन को हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी कि उसका जो कारक होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ईट्स वर्ब का है, ध्यान दें। ठीक है, इसके बाद अगला, कभी कभी आपने देखे होंगे कि एक ही वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट क्रियाओं के ही होते हैं जिनके हम पैसिव बनाते हैं दोनों ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट क्रियाओं के ऑब्जेक्ट होंगे, ध्यान रखें ऑब्जेक्ट क्रिया का होना चाहिए पैसिव बनाने के लिए, प्रीपोजिशन का नहीं। अगला पॉइंट, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द किंग वेंट टू हिज कैपिटल। यहाँ पर किंग नाउन है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो पाते हैं कि ये इस वेंट क्रिया का सब्जेक्ट है, यानी कि किंग सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। अब इसके बाद दूसरा नाउन जो है कैपिटल, कैपिटल मीन्स राजधानी। अब यहाँ पर ये जो दूसरा नाउन कैपिटल है ये किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है। वेंट जो वर्ब है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, टू का। किसका ऑब्जेक्ट है, टू, प्रीपोजिशन का, ये टू का ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल में जो कैपिटल नाउन है ये नाउन कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है दोनों ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान दें ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है, वेंट वर्ब का नहीं, और इसलिए हम ऐसे सेंटेंस की पैसिव नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर जो वेंट है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, टू का ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन वेंट जो वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब तक क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हम उसको पैसिव में परिवर्तित नहीं करते, ध्यान दें। फिर अगली बात आती है कम्प्लीमेंट की, कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो ध्यान दें कम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताया पिछले वीडियो में कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमने आपको फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत बताया था। देखिए अब यहाँ पर बात है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, क्रिया का पूरक, यानी कि जो क्रिया के अर्थ को पूरा करे। ऐसे नाउन जिनका प्रयोग किसी भी वर्ब के पूरक के रूप में हो तो हम उसको कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। और कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब प्रायः लिंकिंग वर्ब के साथ होती हैं। कम्प्लीमेंट ऐसे जो होते हैं प्रायः लिंकिंग वर्ब के साथ होते हैं। वर्ब 4 होते हैं मेनली, आपको बताए गए, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये सभी चारों वर्ब्स फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती हैं। इसके बारे में आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिर से आर, यहाँ पर जो वर्ब है वो है आर, ए और ए। आर मीन्स हो। अब यू आर, सेंटेंस आपका आधा है यू आर, तुम हो। अब बात आएगी क्या हो, कुछ न कुछ तो आपको कहना पड़ेगा कि क्या हो, तुम हो क्या। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है टीचर, इसी से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। और जिन शब्दों से सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है हम उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी कि टीचर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, और टीचर क्या है, नाउन है। नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तो जब कोई भी नाउन किसी कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा हो तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के साथ प्रायः जो वर्ब्स होती हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर आदि होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर के तुरंत बाद आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। ध्यान रखें यहाँ पर केवल नाउन ही नहीं, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन हम बात इस समय सिर्फ कर रहे हैं नाउन की। यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे यू आर ब्यूटीफुल,
तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर बात नाउन की चल रही है। यू आर इन द रूम, तुम कमरे में हो, तो यहाँ पर बात नाउन की चल रही है, इसलिए हम यू आर अ टीचर, यू आर ए प्लेयर, यू आर माई फ्रेंड आदि ऐसे कर सकते हैं। तो ये टीचर जो है ये नाउन है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब और है। इसको ध्यान रखिए, समझ रहे हैं कि सभी को समझ में आया होगा। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं, तब आता है पजेसिंग द नाउन, यानी कि पजेसिव केस। ये बात आती है पजेसिव केस की। अब पजेसिव केस में देखते हैं कुछ तरीके। आई रेड रामास बुक, मैंने राम की किताब पढ़ी। गर्ल्स स्कूल इज़ नॉट फॉर, लड़कियों का स्कूल दूर नहीं है। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आई रेड रामास बुक या आई रीड रामास बुक, मैं राम की किताब पढ़ता हूँ। रीड एंड रेड दोनों हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बोल्ड लेटर्स में रामास और गर्ल्स लिखा है, ये आपके पजेसिव केस है, रामास और ये गर्ल्स। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पजेसिव केस क्या होता है, यानी कि देखते हैं तो हम प्राप्त होता है कि यहाँ पर राम का अधिकार किताब पर है। दूसरे सेंटेंस में लड़कियों का अधिकार स्कूल पर है, यानी कि अधिकरण, यानी कि जो नाउन किसी दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट करते हो उनको हम यहाँ रखते हैं, इस श्रेणी में रखते हैं। मतलब संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए जो नाउन प्रयोग किए जाते हैं वो पजेसिव केस में होते हैं, संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए। और ऐसे में हम अधिकार या संबंध किस तरीके से हम प्रकट कराते हैं उसके लिए हम आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं, जैसे रामास। अब बात आती है रामास की। देखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलता है कि जो राम है ये सिंगुलर वर्ड है। ध्यान दें, राम जो है सिंगुलर वर्ड है। अगर किसी सिंगुलर वर्ड में एस जोड़ना पड़े अधिकार के लिए, अधिकरण के रूप में, तो हम अपस्ट्रॉफी का जो चिन्ह लगा है ऊपर, ये अपस्ट्रॉफी का जो चिन्ह लगा है जिसे हम ये अपस्ट्रॉफी एस जोड़ते हैं। इस अपस्ट्रॉफी एस का अर्थ होता है का, की, के। मतलब यहाँ पर इसका पूरा अर्थ हुआ रामाज बुक, यानी कि राम की किताब। रामाज बुक्स, तो राम की किताबें। तो इस तरीके से राम की किताब या राम की किताबें प्लूरल अगर हो तो का, की, के इस रूप को इंग्लिश में देने के लिए हम अपस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाने के बाद एस का प्रयोग करते हैं, या फिर हम ऑफ का प्रयोग करें, द बुक ऑफ राम। लेकिन यहाँ पर हम पजेसिव केस की बात कर रहे हैं, पजेसिंग द नाउन की बात कर रहे हैं, तो हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। और अपस्ट्रॉफी एस के अंतर्गत हम दो रूपों में लगाते हैं, एक सिंगुलर नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस और एक प्लूरल नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस। अधिकार तो दोनों का हो सकता है, सिंगुलर का भी, प्लूरल का भी। तो ध्यान दें, यदि कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर एक वचन का कोई भी नाउन है, उसके साथ जब हम अधिकरण के लिए अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो अपस्ट्रॉफी का चिन्ह भी लगाते हैं और फिर एस लगाते हैं और अर्थ हो जाता है। जैसे रामास राम का, बॉयज़ बॉय का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जब भी कोई सिंगल लगाएंगे तो हम इसी तरीके से लगाएंगे। और ये तो इस तरीके से जब भी हमें इसका प्रयोग करना हो तो हम ये प्रयोग करते हैं, ये एक लड़के का, बॉयज़, ओनली वन वर्ड बॉय। और कोई भी हो, चाहे रामास जैसे कि ऊपर देखा, बॉयज़ जैसे कि यहाँ देखा, और उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम एक लड़की का, गर्ल्स, एक लड़की के लिए, एक लड़की का अधिकार, गर्ल्स बुक, लाइक दैट, एक लड़की की किताब। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है तो उसमें अपस्ट्रॉफी एस जोड़ना है तो हम इसी रूप से जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से और दूसरा देखते हैं प्लूरल। प्लूरल के अंतर्गत जब आते हैं तब हम देखते हैं, देखिए गर्ल्स।
अब यहाँ पर पहले गर्ल्स प्लूरल बनाया है, उसके बाद केवल चिन्ह लगाया है अपस्ट्रॉफी का, लड़कियों का स्कूल। अगर यही हम अपस्ट्रॉफी का चिन्ह एस से पहले लगा दें, जैसे कि ऊपर गर्ल्स बुक में लगा है, अगर जैसे हम इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक लड़की की किताब की बात हो रही है। ये यहाँ पर देखिए, ये सिंगुलर है, सिंगुलर में अपस्ट्रॉफी पहले एस बाद में, और प्लूरल में एस पहले अपस्ट्रॉफी का चिन्ह बाद में। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके, और इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो पाते हैं हम प्लूरल के लिए, प्लूरल में अगर कभी भी कोई भी हमारे सामने अगर वर्ड आता है जो पहले से है प्लूरल, तब हम केवल, जो पहले से अगर प्लूरल है तो हम केवल इसमें अपस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा देते हैं और वो अर्थ पूरा प्रदान करता है। जैसे बॉयज़ स्कूल, अगर हम इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर लड़कों का स्कूल हो गया। अब सिर्फ कॉमा की बात है, अगर हम यहाँ पर सिंगुलर कर दें, अगर ये कॉमा यहाँ से हटाकर हम तुरंत यहाँ पर लगा दें तो तुरंत आपका सिंगुलर एक बालक का स्कूल बचेगा, एक लड़के का स्कूल। कॉमा हमने वहाँ से हटाया, इधर लगाया तो तुरंत एक लड़के का स्कूल हुआ। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर बहुवचन है तो हम बाद में ही अपस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा देते हैं और यस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। और कुछ देखते हैं, अगर बहुवचन जो वर्ड है प्लूरल नंबर में है, जैसे कि MEN, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इसको ध्यान रखें। लेकिन इसमें हम अपस्ट्रॉफी का चिन्ह भी लगाएंगे और यस भी लगाएंगे। तो ध्यान दें इस चीज़ को, इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मेंस क्लब, मेंस क्लब। तो जब हम यहाँ पर प्लूरल पहले से हो लेकिन यस जोड़कर ना बना हो, तब हम अपस्ट्रॉफी के साथ साथ एस भी लगाते हैं। जैसे चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन है, प्लूरल है, पहले से प्लूरल है लेकिन एस नहीं जुड़ा। अगर हम इसमें ये पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे तो हम पहले चिन्ह लगाएंगे फिर एस का प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रंस। ध्यान दें, तो चिल्ड्रंस, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद बात आती है दूसरे शब्दों की। देखते हैं, अगर यहीं पर इस तरीके से हो तो हम इसको सिंगुलर और प्लूरल को बहुत ही अच्छे से ध्यान दें कि अगर प्लूरल एस जोड़कर बना है तो हम केवल अपस्ट्रॉफी का चिन्ह करेंगे। अगर प्लूरल जो वर्ड है और उसमें एस जोड़कर नहीं बना है तब हम उसको केवल तब हम उसको अपस्ट्रॉफी के साथ इश का प्रयोग भी करेंगे। इसको ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ चीज़ें हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो दोनों रूपों में प्रयोग होती हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको सामने और दिखाते हैं, जैसे जीसस। जीसस मीन्स ईसा मसीह। अगर यहाँ पर इनकी बात आती है, ये एस लगा हुआ है, लेकिन ध्यान दें ये जो एस है ये जोड़ा नहीं गया, पहले से जुड़ा हुआ है। ये एस पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको दोनों रूपों में लिख सकते हैं। अगर जीसस के बाद हमने केवल कॉमा लगा दिया तब भी हो गया जीसस टीचिंग, तब भी हम इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, जीसस के उपदेश। और दूसरे रूप में हम इसी को हम अपस्ट्रॉफी के साथ एस जोड़कर भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जीसस टीचिंग। तो ये कुछ रूप ऐसे हैं जो हम दोनों रूपों में प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ें दोनों रूपों में प्रयोग करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। लेकिन आपको मेन बातें जो हैं वो यहाँ पर हैं और इनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ये 4-5 एग्जाम्पल इतने आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यही पूछी जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि सिंगल
सिंगुलर नाउन है तो हम उसमें अपस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाने के बाद यस लगाते हैं, तब अर्थ देता है काकी की। और यदि प्लूरल है, पहले से एस जुड़ा है जैसे कि गर्ल्स, तो हम केवल अपस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाते हैं। और यदि जैसे मेंस क्लब में देखते हैं, यदि प्लूरल है लेकिन एस नहीं जुड़ा है, तब हम पूरा अपस्ट्रॉफी एस के साथ कोई भी नाउन जोड़ते हैं, तब उस पर अधिकार प्रकट होता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। फिर बात आती है आगे अपोजिशन टू ए नाउन, अपोजिशन की बात आती है। अब अपोजिशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो नाउन मिलते हैं और वो दोनों नाउन एक साथ प्रयोग किए गए होते हैं। कहने का मतलब जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करें, एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करते हों और उसमें जो बाद वाला नाउन है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है बाद में आया है आवर प्रिंसिपल। आवर प्रिंसिपल ये दूसरा नाउन है और पहला नाउन है एम के सिंह। ये दोनों नाउन है और ये दोनों नाउन स्पष्ट कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं, अर्थात जब कोई दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रकट हो कर रहे हों और तो बाद वाला जो नाउन होता है वो पहले वाले का पॉजिटिव अपोजिशन कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में जो बाद वाला नाउन है उसका केस, नंबर, जेंडर पहले वाले नाउन के अनुरूप ही होगा। जैसे कि जेंडर की बात कर लें, अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल कॉमन जेंडर है, इसमें दोनों हो सकते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। लेकिन यहाँ पर इसका, इस नाउन का नंबर चाहे वचन हो चाहे लिंग हो, वो कहाँ आएगा, इससे जो पहले वाले नाउन होगा उसी के अनुरूप आएगा। यानी कि एम के सिंह अगर सिंगुलर है तो ये नाउन भी सिंगुलर हो गया। अगर पहला वाला नाउन अगर फेमिनिन जेंडर है तो ये नाउन भी फेमिनिन जेंडर में माना जाएगा। अगर ये पुल्लिंग है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर में है तो इसे भी हम मैस्कुलिन जेंडर में ही मानेंगे और उसी के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दें, तो कहने का मतलब दो नाउन एक साथ प्रयोग हों, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हों, तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। इसको विशेष ध्यान रखें। और ये चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ पर हम बाद वाला नाउन तब यूज़ करते हैं जब हमें पहले वाले नाउन के बारे में कुछ बताना हो। यानी कि बाद वाला जो नाउन है जैसे कि अवर प्रिंसिपल, ये ऐसा शब्द होता है जो हमारे पहले वाले नाउन की व्याख्या करता है, पहले वाले नाउन को स्पष्ट करता है, तभी हम उसको यहाँ पर डालते हैं केस इन अपोजिशन के रूप में, केस इन अपोजिशन में। ध्यान दें, इसको हम उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ आ रहा होगा। और अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल दें, जैसे कि हम अभी का ताज़ा एग्जाम्पल दे दें, जैसे नरेंद्र मोदी, या खाली हम कहें मोदी, अवर प्राइम मिनिस्टर। अगर हम केवल कहें मोदी और यहाँ पर हमने दे दिया आपको, अगर खाली हमने कह दिया मोदी इज अवर पीएम, अगर हम इधर सेंटेंस डालते हैं मोदी इज अवर पीएम, तो हो सकता है जो बच्चों को ना मालूम हो तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि मोदी हमारे पीएम है। क्यों? क्योंकि मोदी के नाम से हो सकता है कई मोदी हों, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी। कौन से मोदी हैं ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा। और ऐसे में जब कन्फ्यूजन होता है तो हम केस इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं और तुरंत पहले यहाँ पर हम कॉमा लगाकर तुरंत हम उनको एक पद स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दूसरे रूप में ले लेते हैं, अब देखते हैं मोदी इज़ अ गुड मैन, मोदी इज़ अ गुड मैन, यानी कि मोदी एक अच्छे आदमी है। अब यहाँ पर आपके सामने जरूर समस्या होगी कौन से मोदी की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है हम नीरव मोदी की बात कर रहे हों, हो सकता है हम ललित मोदी की बात कर रहे हों, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगा। और जैसे ही ये कन्फ्यूजन आपके सामने आता है तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही केस इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और केस इन अपोजिशन का प्रयोग करने पर हम तुरंत स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया इसको व्याख्या के रूप में,
मोदी आवर पीएम इज ए गुड मैन। अब आप स्पष्ट हो गए हैं, हम सिर्फ अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अवर पीएम आया है ये केस इन अपोजिशन है और ये नाउन इस नाउन की पहले वाले नाउन की व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से केस इन अपोजिशन आपको स्पष्ट हो रहा होगा, जो हम उम्मीद करते हैं। तो इसके बाद बात आती है बीइंग एड्रेस की। बीइंग एड्रेस के बारे में देखते हैं। ये अपना इस नाउन का अंतिम कार्य माना जाता है। इसके बारे में देखते हैं बीइंग एड्रेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एड्रेस किया जाता है, संबोधन किया जाता है, संबोधन कारक होता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाता है। इसी को हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया था वोकेटिव केस, तो यहाँ पर ये इसी को हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब बात आती है बीइंग एड्रेस की, और वोकेटिव केस क्या होता है? संबोधन होता है। ये संबोधन यानी कि पुकारना। जब किसी को हम पुकारते हैं और पुकारने के बाद हम उससे कोई काम कहते हैं, तो जो जिस नाउन को पुकारा जाता है उसको हम वोकेटिव केस में रखते हैं। जैसे बॉयज़, लड़कों, फिर कहा हमने डू योर वर्क, अपना काम करो। और ऐसे सेंटेंस प्रायः इम्परेटिव होते हैं। ध्यान दें, वोकेटिव केस के बाद प्रायः इम्परेटिव, क्योंकि पुकार कर जब हम कुछ कहेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसे ऑर्डर दे रहे होंगे, वो ऑर्डर चाहे जैसा हो। जैसे लड़कों डू योर वर्क, लड़कों अपना काम करो, बच्चों यहाँ आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ राकेश, मेरे साथ आओ राकेश। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राकेश और बॉयज़ ये हैं, ये प्रायः वोकेटिव केस में है। इनको एड्रेस कर रहे हैं, इनको पुकार रहे हैं। और जब भी हम किसी को पुकारते हैं तो उसके बाद तुरंत कॉमा लगा देते हैं। जैसे कि हमने कहा मोहन, आवाज़ दी और तुरंत हमने उसको कॉमा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक पास होता है, हल्का सा पास होता है, यानी कि रुकते हैं। मोहन कम है, फिर हमने कोई बात उससे कह दी। अब सेंटेंस आपका ये क्लियर हो रहा है। मोहन कम है, स्पष्ट हो गया। यानी कि हमने पुकारा है पहले। और ऐसी स्थिति में जो वोकेटिव केस होते हैं तो हम चाहे लास्ट में लगाएं, अगर लास्ट में लगाते हैं तो हम उससे पहले कॉमा देते हैं, और अगर पहले लगाते हैं तो हम तुरंत उसके बाद कॉमा देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके वोकेटिव केस के अंतर्गत आते हैं। और वोकेटिव केस में यही है कि जिस नाउन को संबोधित किया जाता है उसको हम वोकेटिव केस में रखते हैं, अर्थात ऐसे नाउन का प्रयोग वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के ही रूप में होता है। और हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर नाउन के जो फंक्शंस हैं सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आ रहे हों तो नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, हम उसको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। फिर से बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ लिखें, हम से शेयर करें, स्पष्ट रूप से हम उसको क्लियर करेंगे। और उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।